बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम स्टूडेंट्स जो एएसएफ की वीडियोस का इंतजार कर रहे थे, रोज़ाना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह मैसेज आया था कि एएसएफ की टेस्ट की तैयारी करवा दें और एएसएफ की इन्फॉर्मेशन हमें दें। हम किस तरह कॉपर की तैयारी करें, एएससी की करें, यूडीसी की करें, एलडीसी करें, असिस्टेंट की करें, इंस्पेक्टर की करें, किस तरह हम इन सब चीज़ों को लेके चलें। और 8 दिसंबर लास्ट डेट है, तो कैसे कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, क्या पेपर पैटर्न होगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे सामने पहला सवाल एक बच्चे के सामने आया हुआ है कि वो अपना एएसएफ का अप्लाई कर रहा है। ऐसे वो जब अप्लाई करते तो आईडी कार्ड नंबर या ईमेल एड्रेस पुट करता तो वहाँ पे लिखा था ऑलरेडी टेकन इट यूज्ड। तो वो फिर दोबारा उसे साइन इन करता है अपने इसी सीएनएससी से एक्सपायरी डेट मेंशन करने के बाद, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप शहर से बाहर हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे खारियां, गुजरात, मंडी बहुद्दीन अलग-अलग जगह पर हैं, वो लाहौर में एएसएफ के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो एएसएफ को ईमेल करें। आपके पास जो एएसएफ की एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर एएसएफ का एक ईमेल एड्रेस आपको नजर आएगा। वहां पर आप अपने ईमेल से ईमेल कर दें, 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपके इशू को सॉल्व कर दिया गया है। वहां पर आईडी कार्ड नंबर लिखें, आईडी कार्ड की पिक्चर अटैच करें और वहां पर मेंशन करें कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है। और कोशिश करें जब आप पुट करते हैं फॉर्म करते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दें ईमेल में, तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आप लाहौर में हैं और एएसएफ का दफ्तर आपके घर के करीब है, तो बेटा आप वहां चले जाएं और वहां जाके उन्हें आप बताएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके आईडी कार्ड का नंबर का इशू है, वरना कोई और इशू नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई थी, उनका क्या क्या हुआ था। आज से कुछ 3-4 साल पहले जितने पेपर होते थे वो 100 नंबर का होता था, लेकिन उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ पेपर शुरू हो गया 60 नंबर का, ठीक है, फिर एक बारी 55 नंबर का आ गया, एक बारी 65 नंबर का आ गया, इस तरह करके पेपर शुरू होने शुरू हो गए। अब मेरे ख्याल से जो पेपर अब आने वाला है वो इस तरह करके रोलशिप जो है ना आएगी। एक बच्चे, बेटा आपने अपनी रोलशिप डाउनलोड कर ली? रोलशिप डाउनलोड की आपने? इस तरह करके रोलशिप जो सी आपकी आएगी। अगर आप वहां से डाउनलोड करेंगे, आप स्लिप पे जाएं और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एक मिनट, नहीं ये, हाँ ये अभी उसकी नहीं है, अभी आपकी स्लिप डाउनलोड नहीं होगी। आप लोगों को जो है ना 8 दिसंबर से पहले एसएमएस आएगा, उसके बाद आपको एसएमएस आएगा कि आपका फिजिकल टेस्ट किस दिन है। ये जिसकी स्लिप थी वो तो इंस्पेक्टर की पोस्ट था, वो एफपीएससी के थ्रू मिस्टेकली मैंने ये देख ली, तो वो आप जो है ना उसमें करेंगे आप लोग। आपका एसएमएस आएगा, देन फिजिकल आपका होगा, देन उसके बाद रनिंग वगैरह सब चीज़ होंगी, उसके बाद आपके रिटन टेस्ट की डेट आएगी, फिर रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा। अब आते हैं बाकी पॉइंट की तरफ। अच्छा, एएसएफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें क्या सारी पोस्ट पे अप्लाई कर देना चाहिए, 2-3 पोस्ट पे, या हमें सिर्फ 1 या 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डिपेंड करता है आपकी अपॉर्चुनिटी पे, आपकी लाइफ में आपके चांसेस कितने हैं, आपके पास आपके हालात कैसे हैं घर के। जैसे कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नौकरी ना मिली तो भूखे मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा या खुदकुशी कर जाएंगे आप फलाना फलाना, तो फिर तो बेटा 2-3 जगह अप्लाई कर दो, जहाँ मिले वो चले जाओ। और बेसिकली अगर आपके पास फाइनेंशियल थोड़ी सपोर्ट है और घर वाले थोड़ी सपोर्टिव है आपके साथ, तो बेटा आपको किसी एक अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, वरना जिंदगी में आगे भी रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी है, वो कोशिश करें कि अपनी डिग्री से एक कदम पीछे पोस्ट पे अप्लाई करें। जैसे कि उनकी अगर डिग्री ग्रेजुएशन है तो इंटर बेस पे अप्लाई करें, इंटर है तो वो मैट्रिक बेस पे अप्लाई करें, क्योंकि उनके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो जाती है उनके लिए चांसेस कम है सेलेक्ट होने के, लेकिन 30 साल की उम्र तक अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या, एक लड़की का सवाल था कि सर जी मुझे ये बता दें कि यूडीसी एलडीसी में रनिंग होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन था ना किसी का। यूडीसी और एलडीसी में मेरे मुताबिक रनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन रनिंग हो भी सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन रनिंग होती नहीं इसमें। जो कोर्पल है एएसआई है, इसमें रनिंग कंपल्सरी है, यानी यहाँ तो रनिंग होनी होनी है, बाकियों में नहीं होनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि जेम में रखिएगा आप लोग कि पेपर कैसा होगा। पेपर आपने जेम में रखना है कि यूडीसी हो, एलडीसी हो, या कॉर्पोरल हो, या एएसआई हो, इन सब के पेपर अलग अलग ही होने, इनके एक पेपर नहीं होने। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक बच्चे ने यूडीसी में अप्लाई किया और उसने कॉर्पोरल में अप्लाई किया, क्या वो एक ही पेपर देना देगा, तो कैसे उसके मार्क्स एडजस्ट होंगे। बेटा उसके आगे यूडीसी का सुबह है तो दोपहर को उसके कॉर्पोरल का पेपर हो जाएगा, इस तरह करके एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आज से 3 साल 2 साल पहले क्या हुआ था, पेपर एक ही लिया गया था और उसी के मार्क्स को सब पोस्टों पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया था। देन उसकी जहां परसेंटेज बनी थी और वहीं के मुताबिक उसे कॉल करके उसे बुलाना शुरू कर दिया गया था। अब अगर एक बंदा 3-3 पोस्टों पे अप्लाई कर रहा है, बात वगैरह छोड़ने 3-3 पोस्टों पे अप्लाई कर रहा है
और वो 3-3 टेस्ट देता है, तो इनके लिए मार्क्स को मेजर करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ वो मेरी राय है। मेरे मुताबिक हर एक का पेपर अलग-अलग नहीं होगा। हर एक का पेपर अलग-अलग नहीं होगा। जितनी पोस्टें मैट्रिक बेस पे हैं उन सबका पेपर एक होगा, जितनी पोस्टें इंटर बेस पे हैं उन सबका पेपर एक होगा। इतना फ़र्क होगा बस। जैसे कि एक एलडीसी है, वो मैट्रिक बेस पे है और कॉपरेटिव भी मैट्रिक बेस पे है, तो इनका पेपर एक ही होगा। एक यूडीसी अपर डिवीजन का इंटर लेवल पे है और एएससी इंटर लेवल पे, इन दोनों का पेपर क्या होगा? एक होगा, मेरे नज़रिए के मुताबिक। क्योंकि बच्चे एक-एक बच्चा 2-2 3-3 पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है, तो इतने-इतने पेपर ना तो वो कंडक्ट करेंगे, ना ही वो इतना सिस्टम लेके चलेंगे। अब आपने एक पेपर दे दिया, वही पेपर के मार्क्स आपके कोर्पल में और एलडीसी में लग गए। अब एलडीसी में अगर आपका एग्रीगेट बन गया और परसेंटेज ऊपर आ गई तो आपको कॉल आ जाएगी। कोर्पल में आ गई तो वहाँ पर आपको कॉल आ जाएगी। वो एक ही रिजल्ट आपका दोनों जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। एएससी के बराबर। जो एएससी का पेपर होगा वही आपका पेपर होगा, सेम टू सेम इंटर लेवल का पेपर होगा। समझ आ गया? एंड क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, पेपर मेरे मुताबिक मैं अभी जो दे रहा हूँ अपनी राय दे रहा हूँ 60 मार्क्स का होगा, 60 से ऊपर का नहीं होगा। ठीक है, 60 से ऊपर का। जिस बच्चे के नंबर 45 से ऊपर आ जाएंगे समझो उसे कॉल आ जानी है। अब क्या आपको आपके नंबर पता चलेंगे? नहीं। क्या रिजल्ट पे आपके नंबर लिखे हुए आएंगे? नहीं। फिर क्या होगा? सिर्फ टेस्ट के बाद सिर्फ कॉल्स आएंगी, जिससे कॉल आएगी और वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा। एक बच्चे को कॉल आती है और वो कॉल में पहली वीडियो में वो मसले हल कर रहा हूँ जो कि एंड पे जाके हल होते हैं। एक बच्चे को कॉल आती है, वो कॉल अटेंड नहीं करता, कॉल अटेंड नहीं करता, ठीक है, और वो बैक कॉल करेगा, उसमें बैक कॉल नहीं जाती, ठीक है। तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है। फिर आप एएसएफ के दफ्तर से पता करें कि मेरा नंबर नाम इसमें था या नहीं था, मुझे कॉल आई है, लेकिन हर बंदा फोन ना करता फिर, जिसे कॉल आई वही पता करे, फिर उसका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मिस कर दिया और वो 3 दिन बाद जाता है तो इंटरव्यू हो चुके होंगे तो वो फेल है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक सीट पे 5 लोगों को कॉल करेंगे। कितने को? 5 को। यानी अगर कॉर्पोरल की एक सीट है तो वहां पर 5 लोग होंगे। कितनी सीटें आई हैं कॉर्पोरल की? अंदाजन 369 है, ठीक है, 70 लगा देते हैं, 70 तो जरब कर लें 5, यानी इतने बंदे उन्होंने शॉर्टलिस्ट करने हैं। 5 है तो वहां से 25 होंगे, वहां 25 होंगे शॉर्टलिस्ट, यानी 5 लोगों के इंटरव्यू में से एक बंदे को उन्होंने रखना है। 5 लोगों को अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप ये मत सोचिए कि आप रेकमेंड हो गए। 5 लोगों को अगर बुलाएंगे तो मेरे कितनों को रखेंगे? वो एक को रखेंगे। समझ आ गया? आपका इंटरव्यू भी वहीं पे होगा जो आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया है। अगर लोअर है तो लोअर है, जो आपने सेलेक्ट किया वही आपका होगा। इसमें कुछ सवाल तो और हम हल कर लेते हैं। एक बच्चा है डीजी खान का और वो कहता है कि सर जी लास्ट में हमारा एरिया बना था सेंटर, इस बार नहीं बना तो हम क्या करें? बेटा अब रास्ता कोई नहीं है, कोई कंप्लेन करने की फायदा नहीं है। जो आपके नियरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। लड़के पेशावर भी चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो आप किसी और सिटी का मंतखब करके कर सकते हैं। एक लड़की है जवेरिया, उसका सुबह सवाल था मेरे से, ठीक है सर जी डोमिसाइल मेरा है पंजाब का, लेकिन मैं रहती हूँ कहीं और, क्योंकि जॉब तो ऑल ओवर पाकिस्तान आई है, ऑल ओवर पाकिस्तान आई है ना। कराची के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कराची के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं रहती कराची में हूँ, डोमिसाइल मेरा पंजाब का है, तो क्या मुझे पंजाब में आकर टेस्ट देना पड़ेगा, वहीं पे देना पड़ेगा? जहाँ का आपका डोमिसाइल है आपको वहीं पे आकर टेस्ट देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? आपको वहीं पे आके, इससे बेहतर है कि आप जहाँ रह रही हैं वहीं का डोमिसाइल बनवा लें तो बेहतर है। अगर परमानेंटली वहाँ पर रह रही हैं आप तो ठीक है, टेम्परेरी है तो फिर आपको टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा। अगले सवाल, कुछ सवाल पूछने आपने इस तरह के रेलिवेंट? सर मैंने पूछ रहा था कि जो अगर हमें कॉल आती है और हम नहीं उठाते और वापस जाते हैं तो कहते हैं कि जी नहीं हमने आपको कॉल की थी लेकिन आपकी जगह नहीं, इंटरव्यू हो जाएगा, आपने चंद दिनों में जाना है, फिर ज्यादा देर नहीं करनी। अच्छा एक चीज और में कॉल जाने के बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद कैसे पता चलेगा? आप रेकमेंड, ये नहीं आपके घर लेटर आएगा, रिकमेंडेशन क्या आएगा? लेटर आएगा। और मेरी हिस्ट्री में बेनताज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉपर और एएससी के 2-2 लेटर पड़े थे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कहते थे कि सर बताएं हम किस में जाएं। दोनों रिकमेंडेशन लेटर पड़े थे उनके पास। ठीक है, तो मेहनत कर सब चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है। पिंटू 2 से 3 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा। और कोई सवाल? सिर्फ आपके सेल्फ के बारे में, अपनी आपके बारे में, आप कितना जानते हैं पोस्ट के बारे में, एएसएफ में क्या कुछ जानते हैं इन चीजों के बारे में, और कुछ? सर तो मेरा जैसे अभी आपने बताया तो मेरे इंटरव्यू की दो
होंगे या एक ही होगा? मैंने 2 पोस्टों में अप्लाई किया ना, तो मेरा यूजीसी और एनटीसी का अलग 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 होगा। अलग-अलग हुआ। और सर उधर ना एक और उन्होंने बताई थी कि टाइपिंग टेस्ट ना, तो वो भी मेरा अलग दोनों का होगा या एक ही होगा टाइपिंग टेस्ट? जी जो टाइप में टाइपिंग वो अलग होगा। टाइप में सिर्फ एलडीसी में है, यूडीसी में तो है ही नहीं। वो यूडीसी में भी है। जी, वो क्या नहीं यार एमएस वर्ड का पूछते हैं और सर वो एक्सेल नहीं, वो का आप बता रहे थे कि उसी दौरान ड्यूटी के बाद वो करना पड़ेगा कोर्स। जी कोर्स उनका सब जो कह रहे थे कि भर्ती के बाद होगा। सर उधर तो वो मैं गूगल पे चेक किया था ना, तो वो कह रहे थे कि आपको तो पूछेंगे आपसे एमएस वर्ड के बारे में, हाँ एक्सेल के पूछेंगे। भाई यूडीसी एलडीसी है क्या? क्लर्क की जॉब है। क्लर्क का काम होता है कंप्यूटर पे काम करना। जी आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके फॉर्मूले शॉर्टकट चीज आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें पूछेंगे क्योंकि ये आपकी फील्ड है ना। अगर आपको वो काम ही नहीं आता तो आपको रखेंगे क्यों? जी सर ऐसे अच्छा आप क्वेश्चन यहाँ पर दो तीन और हम ले लेते हैं, फिर हम आपको यहाँ से मेरी वीडियोस मिलेंगी कम से कम 20 वीडियोस। ए से पार्ट 1 to 3 के पढ़े उससे चलते 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 20 पार्ट्स आपको मिलेंगे। कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लड़कियों को इससे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या लड़कों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखें, एक शख्स है उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होता और उसके पास कोई पैसे नहीं होते, और एक जगह वो देखता है कि 2 दिन पुराना पानी पड़ा हुआ है जिसमें थोड़ी सी बदबू आ रही है। लेकिन अगर उसने वो पानी ना पिया तो वो मर जाएगा, और पानी पी लिया तो शायद वो बीमार हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। तो वो क्या करेगा? पानी पी लेगा। सेम लाइफ है। एक बंदा बाइक पे जा रहा है, ठीक है, उसे प्यास लगती है, वो 100 रुपए देता है, यहाँ से जाओ फिल्टर का पानी की बोतल ले आओ। उसके पास 100 था, ले आया। अगर 100 ना होता तो वो कहता है यार देखो गली में कहीं फिल्टर लगाओ तो वहां से पानी पी लेते हैं। सेम योर लाइफ, सब कुछ सेम है बेटा। आपने अपनी लाइफ में ये देखना है कि आपका चांसेस कितने हैं, और अगर आपके पास चांसेस काफी ज्यादा हैं अभी जीने के लिए और गेम खेलने के लिए अपनी लाइफ के साथ, तो फिर अशारा ही काफी है। फिर डिसीजन मत लो। हजारों रास्ते और भी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सड़क खत्म हो चुकी है और मेरे से नहीं हो पाएगा और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मुझे जाना है लाजमी, बस स्टैंड पे लेना है, तो फिर जब चले गए तो फिर मुड़ के क्या देखना, ड्यूटी नाइट हो डे हो क्यों। अब मैं यहाँ खुल के नहीं बताना चाह रहा कि इनके हॉस्टल्स में क्या होता है। मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा कि एक ही रूम में कितने कितने कैंडिडेट्स होते हैं। ये भी नहीं बताना चाह रहा कि वहाँ का माहौल कैसा होता है। ये भी नहीं बताना चाह रहा कि वहाँ किस किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है लड़कियों को जो उनके इमेजिनेशन में भी नहीं होती। लेकिन लड़कियां मेरी बेनताज स्टूडेंट्स हमारी यहाँ से रेकमेंड होकर गई हैं, जो जॉब कर रही हैं, कामयाब है। देखो अगर आप सही हो ना तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग। जब जाना है तो फिर जाना है, फिर डरना किस बात का? और जब डरना है तो फिर जाना नहीं है। तो दिलो दिमाग में ये मत रखना कि कहाँ का माहौल कैसा होता है। हर जगह का माहौल अजीब सा गरीब सा होता है। इंसान को खुद स्ट्रांग होना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। अब आपको वीडियोस मिलेंगी अलग अलग पोस्ट पे जिसकी आप तैयारी कीजिएगा। जिम्मे रखिएगा इंग्लिश और मैथ और जीके, ये जो 3 वीडियोस आपको आगे मिलेंगी ये कॉमन है। यूडीसी और एएसआई के लिए कॉमन होगी, और एलडीसी और कॉर्पोरेट के लिए कॉमन होगी। बाकी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम अलग अलग टॉपिक्स को। देखते हैं चैनल होम अकेडमी। दोबारा मुलाकात होगी।